हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शाहरुख सैफी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का हम आज पहला चैप्टर जो कि है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र यानी कि नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा चैप्टर कंटेंट कि हम इस चैप्टर के अंदर किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की शाखाएं। आप इन्हें मानव भूगोल के क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ मानव भूगोल की शाखाएं दिख रही है, जैसे कि हमारा ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल और नगरीय भूगोल। तो ये कुछ शाखाएं हैं जिनका आने वाली स्लाइड में हम इन्हें अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा भौगोलिक विचारधारा। अब ये भौगोलिक विचारधारा क्या होती है इसके बारे में भी आपको और अच्छे से जानकारी आने वाली स्लाइड में मिलेगी, परंतु अभी के लिए छोटा सा इंट्रो इनके बारे में कि भौगोलिक विचारधारा ये वो है जैसे कि निश्चयवाद, संभावनावाद और नवनिश्चयवाद, ये तीनों ही विचारधाराएं मानव भूगोल को लेकर दी गई है, जिसके कुछ समर्थक हैं जिन्होंने इन विचारधाराओं का समर्थन किया है। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मानव भूगोल से संबंधित उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में, यानी कि उप क्षेत्र और क्षेत्र दोनों आ जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं शॉर्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द लेसन। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिससे कि आपको चैप्टर समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषा। तो पहली चीज आती है कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भूगोल भूगोल क्या होता है, भू मतलब होता है आपकी भूमि, ठीक है ना, गोल यानी उसकी पृथ्वी, तो यानी पृथ्वी का अध्ययन से मतलब है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि मानव भूगोल क्या होता है। तो देखिए मानव भूगोल मानव समाज और धरातल यानी हमारे लैंड उसके बीच का क्या है, अध्ययन है। ये परिभाषा रेडजल ने कही थी। रेडजल के बारे में अब आने वाले टॉपिक में और अच्छे से पढ़ेंगे। जो दूसरी परिभाषा थी उसका था हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीव है उनके बीच जो संबंध है वो क्या कहलाता है, हमारा मानव भूगोल कहलाता है। ये जो परिभाषा दी थी ये पॉल विलार डी ब्लॉश ने दी थी। तो आप इनमें से कोई एक परिभाषा अच्छे से याद कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि मानव भूगोल के जो जनक है यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो इरोटोस्थिनीज को कहा जाता है। आई होप कि आपको पहले से पता हो, अगर नहीं पता हो तो आपके लिए अभी की जानकारी बहुत अच्छी है। तो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है कि ज्योग्राफी का क्या अर्थ होता है। तो जैसे हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी का वर्णन है, ठीक है ना, जो पृथ्वी के बारे में हम जानकारी लेते हैं तथा उसके बदलते जो रूप हमारे चलते आ रहे चलते रहते हैं वही क्या है, हमारा ज्योग्राफी कहलाता रहता है। कि यानी जो पहले अर्थ था और आज के टाइम पे अर्थ है वो कैसा बदलता आ रहा है, यानी कि समय के साथ पृथ्वी में जो बदलाव होता है वही हमारा ज्योग्राफी कहलाता है। आगे जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा चार्ल्स डार्विन का नाम, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसके प्रकाशन में इन्होंने कहा था कि जो मानव भूगोल है उसका तेजी से क्या है, विस्तार हो रहा है और लोग इस विषय को पढ़ने में अपनी जिज्ञासा और रुचि बढ़ा रहे हैं। आगे जो इस लेसन में बोलता है रेडजेल, रेडजेल ने क्या कहा था, जो कि आधुनिक मानव यानी कि हमारे वर्तमान में उनके जनक भी उन्हें कहा जाता है। तो उन्होंने एक पुस्तक थी एंथ्रोपोजोग्राफी, उन्होंने उसमें लिखा था कि जो मानव है उसे जीवित रहने के लिए जो हमारा एनवायरमेंट होता है उसकी आवश्यकता यानी सहयोग प्राप्त करना क्या होता है, कंपलसरी होता है यानी अनिवार्य होता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र। तो सबसे पहले हम मानव भूगोल की प्रकृति यानी उसके नेचर के बारे में जानते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं पहला पॉइंट वो है हमारा मानव भूगोल की प्रकृति जो है वो हमारी पृथ्वी जो है उसके ऊपर जो विभिन्नताएं पाई जाती है किसको लेके, मानव को लेके, उसी के जीवन को समझना है।
आगे वो कहता है कि मानव का जो जीवन है वो नस्ल को लेके, रंग रूप को लेके, रीति रिवाज को लेके, संस्कृति और आजीविका के साधन को लेके इनमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसी कारण मानव और भौतिक वातावरण में क्या पाया जाता है, एक संबंध पाया जाता है जो सांस्कृतिक वातावरण को जन्म देता है। और इसी कारण जो हमारे प्रोफेसर ब्लाश थे उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है उस पर जो मनुष्य का जो प्रभाव है और उसके व्यवसाय है, यही हमारा मानव भूगोल का अध्ययन कहलाता है। क्यों? क्योंकि मानव जो एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, वो वातावरण का हिस्सा नहीं है, उसकी जो स्थिति है वो क्या है, सेंटर है। आई होप कि आपको मानव भूगोल से संबंधित उसका जो नेचर है वो अच्छे तरीके से आ गया। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र। तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 1 मार्कर में आ जाता है। जैसे कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारा कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, व्यापार भूगोल, चिकित्सक भूगोल, सैन्य भूगोल, विपणन, पर्यटन, ये सारे क्या है, ये हमारे मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र हैं। आई होप कि ये दोनों टॉपिक काफी इजी तरीके से आपको समझ आ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआती कंटेंट के बारे में बताया था कि जो हमारा मानव भूगोल है उसकी कुछ शाखाएं होती है, तो अब हम डीपली तरीके से मानव भूगोल की उन शाखाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन शाखाओं से पहले हम समझते हैं कि मानव भूगोल की परिभाषा जो आसान तरीके से वो क्या होती है। तो देखिए, भूगोल और भूगोल के आगे लग जाता है मानव। तो मानव भूगोल जो होता है क्या, मैन मेड फीचर, यानी कि जो इंसानों के द्वारा बनाए गए फीचर्स हैं, यानी कि लक्षण है। जैसे कि खेती, गांव, कारखाने, सड़क, रेल, पुल इत्यादि, ये क्या है, मानवीय भूगोल के कुछ उदाहरण है। आई होप कि काफी इजी तरीके से इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं जो हमारे मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं, यानी कि उसके जो क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं अपने पहले, यानी कि सांस्कृतिक भूगोल। अब देखो, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, जैसे कि मनुष्य का घर हो गया, भोजन, सुरक्षा, साधन, भाषा, धर्म इत्यादि का अध्ययन क्या कहलाता है, सांस्कृतिक भूगोल कहलाता है। दूसरा हमारा आर्थिक। आर्थिक किससे संबंधित होता है, वो हमेशा संपत्ति से संबंधित होता है। अब संपत्ति से संबंधित से मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे वस्तुओं का उत्पादन हो गया, उसका वितरण हो गया और उसका विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन का अध्ययन इस क्षेत्र में किया जाता है। वहीं तीसरे हम राजनीतिक भूगोल के बारे में समझते हैं। राजनीतिक भूगोल में हम किससे, मानव समूह यानी अपने से ही जो हमारा प्रशासन होता है उसका नियोजन यानी प्लानिंग कैसी है, देश के आपसी सीमा संबंध कैसे है, सीमा विवाद कैसे है, इन सारे चीजों के बारे में पढ़ने को हमें मिलता है। वही हम जनसंख्या भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। तो जनसंख्या भूगोल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनसंख्या का वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि दर, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा वो होती है जो कि एक इंसान की उम्र कितनी लंबी वह जी सकता है, वो हमारी जीवन प्रत्याशा होती है। अब जीवन प्रत्याशा डिपेंड करती है कि वहां उस देश का या उस राज्य का एनवायरमेंट यानी वातावरण कैसा है। आगे हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक भूगोल के बारे में। नाम से पता चलता है ऐतिहासिक यानी हमारा पास्ट यानी अतीत। तो इसमें हम क्या करते हैं, अतीत के अध्ययन करते हैं ताकि जो हमारे वर्तमान में जो देश है उसको हम समझने में क्या कर सके, एक उदाहरण को स्पष्ट कर सके। और अगला आता है हमारा जो आखिरी है मानव भूगोल की शाखाओं में से, वो है हमारा आवासीय भूगोल। आवास यानी क्या होता है, रेसिडेंट यानी रहना। तो इसके अंदर हम नगरीय आवास का अध्ययन करते हैं और नियोजन यानी प्लानिंग दोनों किया जाता है। आई होप आपको मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं यानी क्षेत्रों के बारे में पता चल चुका होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आने वाले अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो इस लेसन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर यही टॉपिक यानी कि यही वाला टॉपिक हर बार देखने को हमें मिला है। तो देखते हैं वो क्या है। तो हमारा टॉपिक है वो है भौगोलिक विचारधारा। अब मैंने जैसा पहले आपको बताया था कंटेंट के बारे में, भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि 3 प्रकार की थी। अभी हम फिलहाल के लिए 2 विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे और तीसरी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो जो 2 विचारधारा है, पहली है निश्चयवाद जिसे हम इंग्लिश में डिटर्मिनेशन कहते हैं और दूसरी है संभावनावाद यानी पॉसिबिलिज्म। तो इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा निश्चयवाद के ऊपर। तो निश्चयवाद में जैसे कहा जाता है कि इस विचारधारा को मानने वाले थे वो क्या कहते थे कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है यानी मानवीय क्रिया है उसके ऊपर किसका, वातावरण यानी एनवायरनमेंट का क्या है, पूरी तरह कंट्रोल है। और वहीं दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि उनके अनुसार जो हमारा सामाजिक वर्ग का जो इतिहास रहा है, उसकी सभ्यता रही है, रहन सहन, विकास का स्तर, वो क्या है, इन्हीं के द्वारा नियंत्रण होता है।
यानी इसके कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है कि आदिवासियों का प्रकृति पर निर्भरता। अब आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता से मतलब ये है कि जैसे पुराने समय में यानी अतीत में जब इंसान यानी जो आदिवासी होते थे उनको जो गर्मी लगती थी तो उनके ऊपर कोई ऐसे संसाधन नहीं थे कि वो अपनी गर्मी को दूर कर सके। उनको पूरी तरह उनकी प्रकृति पर ही क्या निर्भर रहना पड़ता था। यानी जब तक गर्मी नहीं जाएगी उन्हें गर्मी सहने ही पड़ेगी, क्योंकि वहां पे तो इतना आवाज भी नहीं होता, यानी घर रहन सहन भी नहीं होता था, वह खुले में ही ज्यादा रहा करते थे। आज के मनुष्य के तरीके नहीं है कि अगर गर्मी लगी तो एसी कूलर पंखा ऑन करके अपनी गर्मी से छुटकारा पा लिया। इसी कारण इसे निश्चयवाद की धारणा कहा जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि जो किसान होते थे उनकी जलवायु यानी क्लाइमेट के ऊपर क्या होते थे, वो डिपेंड होते थे। अब ऐसा होता था कि जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में क्या होता था कि जो फसल उगाई जाती है तो ठीक है, लेकिन जैसी गर्मी चली जाती थी उस मौसम में वह सर्दी की फसल नहीं सकते थे। परंतु आज के समय में आपको देखने को मिलेगा कि प्रौद्योगिकी का इतना तेजी से विकास हो चुका है, यानी टेक्नोलॉजी का, कि हम कृषि के अंदर भी टेक्नोलॉजी ला सके। जैसे कुछ उदाहरण, जैसे वही बीज हो गए, हमारे यंत्र हो गए, बहुत सारी चीजें होगी जो कि हमें हर एक मौसम में कृषि फिर भी हम कर ही लेते हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं था। आई होप कि आपको निश्चयवाद यानी डिटर्मिनेंट्स की जो भी विचारधारा है, जो कहने वाले हैं, वो समझ आ चुकी होगी। अब देखते हैं कि निश्चयवाद की विचारधारा जो थी उसको समर्थन कौन कौन करता था। तो ऐसी विचारधारा को मानने वाले जो थे वो थे सबसे पहले अरस्तु, फिर हमारा स्ट्रैब्रो, रेडजेल, हेम्बोल्ट, रिटर, हेरोडोटस इत्यादि। ये कौन थे? ये इनका समर्थन करते थे। अगली हम विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारी संभावनावाद यानी संभववाद। तो देखो इसमें क्या होता है कि इस विचारधारा को मानने वालों के अनुसार मानव को क्या होता है, एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट कारक बताया गया है। अब इंडिपेंडेंट कारक क्यों बताया गया तो देखते हैं। तो कि जैसे मानव ने क्या किया है, प्रकृति का यूज करके जैसे नदी बनाया, पुल बनाया, खेती करी, परिवहन करे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत थी कि वह प्रकृति का अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, इसलिए यानी पॉसिबल था उसके लिए ये सारी चीजें करना। इसीलिए इस विचारधारा को जो समर्थन किया था वो लूसियन फैब्रे ने किया था, क्योंकि इसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने किया था। और उनके अनुसार उन्होंने ये माना था कि जो प्रत्येक स्थान है वहां पे संभावनाएं पाई जाती है और मानव इन संभावनाओं को क्या होता है, एक हेड होता है यानी स्वामी होता है। आई होप कि आपको दोनों विचारधारा आसानी से समझ आ चुकी होगी। और इसी संभववाद की विचारधारा को विडाल्डी ब्लास ने भी समर्थन दिया था। तो चलिए इस भौगोलिक विचारधारा की हम तीसरी विचारधारा यानी नव निश्चयवाद की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरी जो हमारी विचारधारा है उसका नाम है नव निश्चयवाद की विचारधारा। तो देखते हैं इस विचारधारा में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो जैसा पहला पॉइंट देख सकते हैं, यह विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। यह विचारधारा पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्या को सुलझाने पर बल देती है। और इसी विचारधारा को मानने वालों के अनुसार मनुष्य जो है ना तो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रह सकता है और ना ही प्रकृति से आजाद रह सकता है। यानी कि इनके अनुसार जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो जैसे जो औद्योगिकरण है, तो औद्योगिकरण करते समय हमें जंगलों को कम से कम नष्ट करना चाहिए। यानी ये विचारधारा इस बात पे बल देती थी कि हमें जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे उद्योग है, उन्हें कुछ इस प्रकार से यूज करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी यानी भविष्य में जो आने वाली जनरेशन है उसको भी इसका फायदा पहुंचा सके। और इसी विचारधारा के जो जनक थे उन्हें हम ग्रिफिथ ट्रेलर के नाम से जानते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो नवनिश्चय की विचारधारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप कि आपको तीनों विचारधारा अच्छे से पता चल चुकी होगी। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए तीनों विचारधाराओं का एक फ्लो चार्ट बनाया ताकि आपको और आसानी से अच्छे तरीके से माइंड में फिट हो जाए। जैसा आप देख सकते हैं, तीनों विचारधाराओं के नाम नियतिवाद यानी निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहा जाता है, दूसरी संभावनावाद और तीसरी नवनियति यानी नव निश्चयवाद। तो इनके जो समर्थन थे वो थे नियतिवाद यानी निश्चयवाद के, वो थे हमारे अरस्तु, स्ट्रैब्रो, रेडजेल, हेम्बोल्ट, रिटर और हेरोडोटस। वहीं दूसरी तरफ जो थे वो थे लुसियन फैब्रे, विडाल्डी ब्लास संभावनावाद के। और तीसरे नवनियतिवाद के जो समर्थक थे वो थे ग्रिफिथ ट्रेलर। तो आप जैसे देख सकते हैं, नियतिवाद की जो विचारधारा थी उसे मानव का प्राकृतिकरण भी कहा जाता है। अब मानव का प्राकृतिकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव जो वो पूरी तरह अपने पुराने काल में प्रकृति पर निर्भर हुआ करता था। जैसे कि मैंने आपको एक बेस्ट
एग्जाम्पल भी दिया था कि जब मानव को गर्मी लगती थी तो उसे प्रकृति के ऊपर पूरी तरह डिपेंड होना पड़ता था कि जब गर्मी जाएगी वह तभी अपनी गर्मी को मिटा सकता है। परंतु आज के समय में क्या है कि गर्मी से इंसान छुटकारा पा सकता है। उसके बाद एसी जैसे उपकरण है, पंखा है, कूलर है, इत्यादि सारे सामान है ताकि वो गर्मी से छुटकारा पा सके। वही हमने दूसरी विचारधारा जो पढ़ी थी वो संभावनावाद की थी, जिसके अंदर प्रकृति का मानवीकरण होने लग गया। जैसा वही उदाहरण के तौर पे यही कि अगर गर्मी लग रही है तो मानव इन उपकरणों का जैसे एसी हो गया, कूलर का उपयोग करके उसे दूर हटा सकता है। ये किसकी सहायता से? प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानव करता है, इसलिए इसमें प्रकृति का मानवीकरण होता है। और तीसरी हमने जो पढ़ी थी वो थी नवनियतिवाद की, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम संसाधनों का कुछ इस प्रकार प्रयोग करते हैं ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी संसाधन बचे रह सके और हम भी अच्छे तरीके से प्रयोग कर सके और आने वाली जनरेशन भी, ठीक है, ताकि हम संसाधनों का कम से कम नष्ट कर सके। आई होप कि आपको अब तीनों विचारधाराएं अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो चलिए एक बार इस लेसन को क्विक रिकैप में अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि हमने इस लेसन के अंदर क्या क्या पढ़ा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था मानव भूगोल की परिभाषा, जो कि रेडसेल और पॉल विडाल्डी ब्लास के अकॉर्डिंग थी। वहीं हमने पढ़ा था मानव भूगोल के जनक कौन थे, वो थे हम इरोटस्थीनिस। वहीं मानव भूगोल की प्रकृति क्या होती है और मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के बारे में, जैसे कि कृषि हो गया, संसाधन हो गया और व्यापार भूगोल, कुछ उप क्षेत्रों के उदाहरण दे। वहीं हमने पढ़ा था कि मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में, यानी उनके क्षेत्रों के बारे में, जैसे कुछ उदाहरण सांस्कृतिक, जनसंख्या, आवास, ऐतिहासिक इत्यादि। वहीं इस चैप्टर के हमने सबसे इंपॉर्टेंट विचारधारा यानी भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में भी जाना था कि जो आपकी सामने दिख रही है पहली निश्चयवाद, इसमें मानव का प्राकृतिकरण होता था, यानी कि मानव पूरा डिपेंड होता था प्रकृति के ऊपर। वहीं हमने दूसरी पढ़ी थी संभावनावाद, यानी कि इसमें मानव को एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र कारक बताया गया था कि वह उसके प्रकृति का मानवीकरण करता था, यानी वो नई नई प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रकृति का मानवीकरण करने लग गया। तीसरी जो थी इन दोनों के मार्ग को, यानी नव निश्चयवाद की जो विचारधारा थी वो निश्चयवाद और संभावनावाद की विचारधारा को प्रस्तुत करती थी। इसमें क्या होता था कि हम संसाधनों का प्रयोग कुछ इस प्रकार करेंगे कि उससे जो होने वाला नुकसान है वो कम हो, ताकि हम आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज यानी संसाधनों को बचा सके। आई होप कि आपको ये लेसन अब अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आपको अभी भी इस चैनल में से, जो इस वीडियो में से हमने जो बताया, कोई कमी मिलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके। तो मैं हूं शाहरुख सैफी, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है हमारा चैप्टर 2 जनसंख्या यानी विश्व जनसंख्या। थैंक यू।